एक भारत के इतिहास को आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, उसके बाद उत्तरोत्तर मुगल को पढ़ेंगे। इसके पहले हमने वीडियो में यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन शुरू कर दिया है, उसको हम आगे करते हुए यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आता है, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी, उसको हम अच्छे से कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये जो बुक है ये दृष्टि IAS पब्लिकेशन की है। चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये चैप्टर मैंने अपने हिसाब से किया है कैसे कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले यूरोपीय कंपनियां पढ़ेंगे, उसके बाद उत्तरोत्तर मुगल, फिर उसके बाद हम आगे चले जाएंगे 1857 और ये वो, और पूरे वायसराय गवर्नर, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो आइए आइए देखते हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो शुरू करते हैं। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन तथा ब्रिटिश कंपनी की भारत में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापना। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारत के व्यापारिक संबंधों का एक लंबा इतिहास रहा है। ईसा की आरंभिक शताब्दियों में भारत का रोमन साम्राज्य के साथ जो है व्यापारिक संबंध कायम तथा पश्चिम में भूमध्य सागरीय क्षेत्र से पूर्व से चीन एवं दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापारिक नेटवर्क कायम रहा था। इस व्यापारिक नेटवर्क के मध्यवर्ती केंद्र के रूप में स्थापित होने के कारण भारत की अत्यंत जो है मजबूत स्थिति थी। इसी प्रकार 17वीं शताब्दी में पश्चिम में अमेरिका महाद्वीप से लेकर पूर्व में प्रशांत महासागरीय क्षेत्र तक ऐसा व्यापारिक नेटवर्क विकसित हुआ जिससे एक ग्लोबल सिस्टम के रूप में देखा जाता है। भारत पर इन व्यापारिक संबंधों का गहरा असर पड़ा, साथ ही इसे 17वीं शताब्दी की व्यापारिक क्रांति की संज्ञा दी जाती है। तो मतलब भारत लगातार जो है व्यापार करता ही रहता था। उसके बारे में बताया गया है कि कैसे कैसे मध्य एशिया तथा व्यापारिक नेटवर्क इनका कैसा रहा था। तो अब देखते हैं कि जब ये ग्लोबल सिस्टम के रूप में उभरता है अमेरिका महाद्वीप के प्रशांत महासागरीय क्षेत्र तक, तो आगे क्या होता है। इसे पश्चिमी विश्व में होने वाले बदलाव के संबंध में समझने की जरूरत है। इस समय यूरोप के पूर्व में बाइजेंटाइन साम्राज्य स्थित था, परंतु उस साम्राज्य पर मध्य एशियाई तुर्कों का निरंतर आक्रमण हो रहा था। अंत में 1453 में ऑटोमन तुर्कों के आक्रमण के बाद बाइजेंटाइन साम्राज्य अथवा पूर्वी रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। इस घटना को इतिहास में कुस्तुनतुनिया के पतन 1453 के नाम से जाना जाता है। यह घटना एक युगांतरवादी घटना सिद्ध हुई। इसके परिणाम स्वरूप भूमध्य सागरीय क्षेत्र एवं भारत के बीच वे व्यापारिक मार्ग बंद हो गए जो यूरोप एवं भारत के बीच डेरियस एवं सिकंदर के समय से प्रचलित थे। हम जानते हैं कि भारत का जो प्राचीन व्यापार यूनान के साथ था, डेरियस और सिकंदर के समय से ही, चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ही भारत जो है व्यापार करता था, लेकिन वो स्थल मार्ग से करता था। तो जब ये मार्ग बंद हो गए तो इससे कुछ समय के लिए यूरोप अपने ही महाद्वीप में कैद होकर रह गया था। यह वह काल था जब यूरोपीय अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा था। अतः इस काल में यूरोप में एक नवधनाढ्य वर्ग का उद्भव हुआ। इस वर्ग ने यूरोप में विलासिता संबंधी वस्तुओं की मांग में वृद्धि कर दी। इन वस्तुओं में मसाले भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण थे। इस काल में यूरोप एक व्यापक परिवर्तन की प्रक्रिया से भी गुजर रहा था। एक तरफ सामंतवादी व्यवस्था बिखर रही थी तथा उसकी कब्र से महत्वाकांक्षी राजतंत्र का उद्भव हो रहा था, तो दूसरी तरफ एक व्यापारी वर्ग का भी उद्भव हो रहा था तथा इस वर्ग के द्वारा विशेष रूप से राजनीतिक सक्रियता दिखाई जा रही थी। यूरोप के महत्वाकांक्षी शासकों के द्वारा भी अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त संसाधनों के संग्रह पर बल दिया जा रहा था। इसी क्रम में उनके द्वारा व्यापार को विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया गया। भारत के वैकल्पिक मार्ग के खोज को इसी संदर्भ में समझने की जरूरत है। भौगोलिक अन्वेषण की प्रक्रिया को स्वयं यूरोपीय राजतंत्रों द्वारा समर्थन दिया जा रहा था। पुर्तगाल के शासक हेनरी द नेविगेटर और स्पेन के शासक फर्डिनेंड प्रथम एवं महारानी इसाबेला को भौगोलिक खोजों को समर्थन देने के लिए याद किया जाता है। इसी क्रम में भारत के लिए वैकल्पिक मार्ग की खोज करते हुए 1492 में इतालवी नाविक कोलंबस, ये जो कोलंबस था ये इटली, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। तत्पश्चात पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने 1498 में भारत के लिए वैकल्पिक मार्ग की खोज की। इस दौड़ में ब्रिटिश, फ्रेंच एवं डच भी शामिल हो गए। इसके परिणामस्वरूप दुनिया के अन्य क्षेत्र में भी
प्रकाश में आने लगे। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि अमेरिका अकस्मात प्रकाश में आया था। अब तक यह अज्ञात महाद्वीप रहा था, परंतु एक बार जब यह प्रकाश में आया तो न केवल इसे दुनिया की कार्टोग्राफी को परिमार्जित किया, बल्कि एक व्यापारिक क्रांति की भी पृष्ठभूमि निर्मित की। और फिर अमेरिका की खोज का सबसे बड़ा लाभ यह था कि अमेरिका से प्राप्त होने वाली कीमती धातु के माध्यम से ही यूरोपीय देश पूर्वी व्यापार को जारी रख सके थे। वस्तुतः यूरोप का एशिया के साथ व्यापार एक तरफा व्यापार था। एक तरफ एशियाई वस्तुओं की यूरोप में बहुत अधिक मांग थी, तो दूसरी तरफ यूरोपीय वस्तुओं की भारत जैसे एशियाई देशों में मांग नहीं थी। अतः यूरोपीय देशों ने अमेरिका से प्राप्त कीमती वस्तु धातु के माध्यम से अपना एशियाई व्यापार जारी रखा था। अमेरिका महाद्वीप की ओर सबसे पहले स्पेन बढ़ा था तथा उसने लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र के अधिकांश भाग का औपनिवेशिकरण किया। पुर्तगाल ने केवल ब्राज़ील पर नियंत्रण स्थापित किया था। वहीं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के औपनिवेशीकरण के क्रम में ब्रिटेन, हॉलैंड तथा फ्रेंच आगे आए। वास्को डी गामा की खोज के पश्चात पुर्तगाल ने पूर्व की ओर प्रसार किया। इसके परिणाम स्वरूप पुर्तगाल ने पूर्व में एक बृहद साम्राज्य स्थापित किया। पुर्तगाली साम्राज्य अपने स्वरूप में ग्लोबल में था, जहाँ एक तरफ पुर्तगाली साम्राज्य अमेरिकी ग्लोबल के ब्राज़ील में स्थापित था, वहीं दूसरी तरफ यह पूर्व में भारत की खाड़ी, लाल सागर एवं अरब सागर से लेकर मलक्का जल संधि तक फैला हुआ था। इसे एस्तादो द इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो जो पुर्तगाली साम्राज्य भारत में पहला था, उसे एस्तादो द इंडिया के नाम से जाना जाता था। 16वीं शताब्दी के अंत तक पुर्तगालियों ने पूर्वी व्यापार पर एकाधिकार बनाए रखा, परंतु 17वीं शताब्दी के आरंभ में ब्रिटिश एवं डच कंपनी की स्थापना के बाद पुर्तगाली उद्यमियों का एकाधिकार टूट गया। पुर्तगालियों की मुख्य दिलचस्पी मसाला बाजार में ही रही तथा उनका मुख्य लक्ष्य समुद्री चुंगी वसूली तक ही सीमित था, जबकि ब्रिटिश एवं डच कंपनियां आधुनिक प्रकार की कंपनियां थीं जो निजी उद्यमियों द्वारा निर्मित की गई थी एवं निर्णय लेने के मामले में बहुत हद तक स्वतंत्र थी। यद्यपि उनके हितों के संवर्धन के लिए इन देशों की सरकारें भी जो है तत्पर रहती थी। इसका मतलब ये है कि इन देशों की जो सरकारें थी, डच की और ब्रिटिश की, ये इनसे अच्छा काम कर रही थी पुर्तगाल से। तो पूर्वी व्यापार पर नियंत्रण के लिए ब्रिटिश एवं डच कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा हुई और अंत में ब्रिटिश कंपनी ने भारत की खाड़ी, अरब सागर एवं हिंद महासागर के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, जबकि डच पूर्व में मलक्का में स्थापित हो गया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डचों की व्यापारिक संस्था डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में डच संसद द्वारा उद्घोषणा के आधार पर की गई। इस संस्था के माध्यम से डचों द्वारा पुर्तगालियों की व्यापारिक सत्ता को तोड़ने में मदद मिली। मुनाफे और पूंजी पर नियंत्रण तथा उसके निवेश के माध्यम से अस्थायी पूंजी का निर्माण करना कंपनी की प्रमुख कार्यनीति थी। तो जो डच ने कंपनी बनाई थी, इसमें जो है मुनाफे और नियंत्रण और निवेश के माध्यम से अस्थायी पूंजी का निर्माण किया। हम देखते हैं वेदरा का युद्ध बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको पूछा जाता है कि वेदरा का युद्ध किन देशों के बीच में हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ। तो अंग्रेजों मतलब एंग्लो डच प्रतिस्पर्धा में 1759 ईस्वी में 1759 के वेदरा के युद्ध का महत्वपूर्ण स्थान है। इस युद्ध में डचों को अंग्रेजों द्वारा करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। परिणाम स्वरूप डच महत्वाकांक्षाएं भारत में समाप्त हो गई और डच कंपनी शक्ति पूर्व एशिया के द्वीपों तक ही सिमट कर रह गई। डेनमार्क ईस्ट इंडिया। डेनिशों ने 1620 ईस्वी में टैंकोवार तमिलनाडु तथा 1676 ईस्वी में श्रीरामपुर बंगाल में अपनी व्यापारिक कंपनियां स्थापित की थी। तो डेनिश ने भी जो है 1620 में अपनी कंपनियां स्थापित कर ली थी, टैंकोवार तमिलनाडु में, और 1676 में श्रीरामपुर बंगाल में अपनी व्यापारिक कंपनियां स्थापित की। श्रीरामपुर डेनिशों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। 1845 में डेनिशों ने अपनी व्यापारिक कंपनियां जो भारत में थी वो अंग्रेजों को बेचकर ये लोग चले गए। तो हम ये हो गया डेनिशों का। अब बात करते हैं आगे। भारत आर्थिक, राजनीतिक तथा सामरिक तीनों दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण स्थान रखता था। 17वीं शताब्दी की वैश्विक व्यवस्था में भारत मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थित था। यहाँ मध्यवर्ती क्षेत्र से आशय यह है कि भारत पश्चिम में अमेरिका तथा पूर्व में पूर्वी एशिया व दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य में अवस्थित था। इसके अतिरिक्त अगर हम एशियाई व्यापार क्षेत्र पर निगाह डालते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि पश्चिम में होर्मुज भारत की खाड़ी
का एक बंदरगाह से पूर्व में जापान तक एक व्यापारिक गतिविधि की परिधि थी। इस समय पर संपूर्ण एशियाई व्यापार के समग्र ढांचे पर किसी एक समूह का ही प्रभाव होता था। पहले अरब व्यापारियों ने इस पर अपना वर्चस्व स्थापित कर रखा था। जैसा कि हमें ज्ञात है कि अरब मुस्लिम व्यापारी थे तथा यूरोप के उत्थान से पूर्व इस्लामी भूमंडलीकरण का काल रहा था। आगे 15वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में चीन ने भी समुद्र पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के कदम बढ़ाए थे तथा 1404 से 1433 ईस्वी के चीन के मिंग राजवंश के शासक ने झिंग हे के नेतृत्व में 7 व्यापारिक सह सामरिक नौसैनिक अभियान हिंद महासागर तथा अफ्रीका के पूर्वी तट तक भेजे थे। बताया जाता है कि प्रथम अभियान इतना बड़ा था कि इसमें लगभग 62 जंगी जहाज़ों और 28,000 नाविकों ने हिस्सा लिया था। यदि झिंग हे, उसे चीन के कोलंबस के रूप में जाना जाता है, का यह अभियान जारी रहता तो जाहिर है कि वास्को डी गामा जब पूरब का रुख करता तो पूर्वी विश्व पर चीन का दबदबा पाता। परंतु कुछ अस्पष्ट कारणों से चीन की सरकार ने 1433 तक इस अभियान को त्याग दिया था। यह संभावना यह था कि दक्षिण चीन सागर में समुद्री डाकुओं की गतिविधियों ने चीन के इस निर्णय को प्रभावित किया। वहीं दूसरी संभावना यह है कि चीन की सरकार को इन नौ परिवहन गतिविधियों का कोई स्पष्ट वित्तीय लाभ नजर नहीं आया, इसलिए उन्होंने इन अभियानों को बंद कर दिया। चीन की इस पलायनवादी नीति का सीधा लाभ यूरोपीय कंपनियों को मिला। वास्को डी गामा की खोजी यात्रा ने पूरब में पुर्तगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य का रास्ता तैयार कर दिया था। होर्मुज से लेकर मलक्का के विस्तृत क्षेत्र पर पुर्तगालियों का नौसैनिक वर्चस्व स्थापित हो गया। परंतु इस काल तक आते आते एशियाई व्यापार की संरचना 3 उपभागों में विभाजित हो चुकी थी। प्रथम उपभाग पश्चिमी उपभाग था। यह उपभाग लाल सागर, भारत की खाड़ी तथा अरब सागर तक फैला हुआ था। भारत की खाड़ी में होर्मुज तथा भारत में कैम्बे, दाभोल एवं कालीकट बंदरगाह इस उपभाग से विशेष रूप से जुड़े हुए थे। दूसरा उपभाग मध्यवर्ती उपभाग था और यह हिंद महासागर से बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था। इसी प्रकार तीसरा उपभाग पूर्व में मलक्का एवं दक्षिणी चीन सागर तक फैला हुआ था। नीचे दिया गया मानचित्र बृहद सागरीय व्यापारिक संरचना की ओर संकेत करता है। हम मानचित्र देखते हैं। इस व्यापारिक संरचना में भारत का विशेष महत्व होने के लिए निम्नलिखित कारण थे। प्रथम, भारत की मध्यवर्ती भौगोलिक अवस्थिति। भारत बीच में स्थित था। भारत से होकर ही चीन और दक्षिण पूर्व एशिया में जाया जाता था। तो भारत एक ऐसा था जो बीच में था, तो ये व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। प्रथम, भारत की मध्यवर्ती भौगोलिक स्थिति होना। दूसरा, भारत के कई प्रमुख उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेहतर मांग होना। कच्चे माल, भारत में मसाला बहुत बेहतरीन था। यहाँ की काली मिर्च, कपास, नील आदि उत्पाद जो है भारत के वर्ल्ड क्लास के थे। तो इसलिए भारत बहुत सामरिक भौगोलिक दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट था और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसके सामानों की वजह से बहुत ही महत्वपूर्ण था। की अत्यधिक मांग थी। जो भारत के सामानों की बहुत अत्यधिक मांग थी। विशेषकर 17वीं सदी में सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, मलमल आदि वस्त्रों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विशेष रूप से मांग उत्पन्न हुई। इस दौरान भारत में बंगाल से गुजरात तक सूती उद्योगों के अनेक बृहद केंद्र विकसित हो गए। ढाका का मलमल विश्वविख्यात था। ढाका का जो मलमल था ये विश्वविख्यात था। सबसे बढ़कर ब्रिटिशों ने यूरोप में तथा डचों ने दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय वस्त्रों का बड़ा बाजार विकसित कर दिया था। यह वह काल था जब भारत पश्चिम एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के बीच बड़े औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ था। बदले में भारत बाहर से कुछ वस्तुओं का आयात भी करता था। 16वीं शताब्दी में भारत में आयात की जाने वाली प्रमुख मदेय घोड़े थी। भारत सबसे ज़्यादा आयात घोड़ा करता था। 17वीं शताब्दी में जब आयात हुआ तो इसमें कीमती वस्तु धातु, सोना और चांदी हो गया। अब हम बात करते हैं इस काल में एशियाई व्यापार के पश्चिमी एवं मध्यवर्ती भाग पर ब्रिटिश कंपनी का, जबकि पूर्वी भाग पर डचों का नियंत्रण स्थापित हो गया था। तो एशियाई व्यापार के पश्चिमी एवं मध्यवर्ती भाग पर जो है ब्रिटिश कंपनियों का, लेकिन पूर्वी भाग पर डचों का नियंत्रण स्थापित हो गया था। पहले एशिया में व्यापार का नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्रिटिश कंपनी तथा डच कंपनी के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा चल रही थी। अंत में इस प्रतिस्पर्धा के पश्चात ब्रिटिश कंपनी दक्षिण एशिया में तथा डच कंपनी दक्षिण पूर्व एशिया में स्थापित हो गई। जहां ब्रिटिश कंपनी ने मुख्यतः यूरोपीय एशियाई व्यापार को विशेष महत्व दिया, वहीं डच कंपनी ने यूरोपीय व्यापार एवं एशिया के अंतर क्षेत्रीय व्यापार दोनों को
महत्व प्रदान किया। व्यापारिक गतिविधियों में यूरोपीय कंपनियां तथा निजी व्यापारी दोनों शामिल होते थे। प्रायः कंपनी के कर्मचारियों की तनख्वाह कम होती थी, इसलिए वे निजी व्यापार के माध्यम से आमदनी की भरपाई का प्रयास करते थे, परंतु इस क्रम में भ्रष्टाचार एवं निजी महत्वाकांक्षा को प्रोत्साहन मिलता था। यूरोपीय व्यापार में केवल यूरोपीय कंपनियां सक्रिय होती थीं, वहीं एशियाई व्यापार में कंपनियों के साथ साथ निजी व्यापारी भी सक्रिय थे। इन व्यापारिक गतिविधियों में सबसे विलंब में आने वाली फ्रेंच कंपनी 1664 में आई। तो जो फ्रेंच की कंपनी थी, जो फ्रांस की कंपनी थी, वो 1664 में आई, परंतु फ्रेंच कंपनी ने भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए ब्रिटिश कंपनियों से कड़ा मुकाबला किया। वस्तुतः किसी भी कंपनी की शक्ति मात्र देश की हैसियत पर निर्भर करती थी। जो उनका जो कंपनी की जो पावर है वो मात्र देश, मतलब फ्रांस की कंपनी है तो फ्रांस के पावर पर डिपेंड करती थी, इंग्लैंड की है तो इंग्लैंड के पावर पर डिपेंड करती थी। यही ये बोलना चाहता है कि फ्रांस यूरोप की एक बड़ी शक्ति थी एवं वह ब्रिटेन से वैश्विक साम्राज्य के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही थी। अतः भारत में ब्रिटिश एवं फ्रेंच कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा को इसी संदर्भ में समझने की जरूरत है। इन दोनों कंपनियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई कर्नाटक युद्ध के माध्यम से हुई है। हम देखते हैं कि ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड और फ्रांस में ही ज़्यादा लड़ाई हुई है, कर्नाटक की लड़ाइयाँ हुई हैं। तो दोनों कंपनियां भारत में अपना प्रभुत्व जमाना चाहती थी, इसके चक्कर में इनकी लड़ाइयाँ हुई। वहीं बेदरा की क्रांति, बेदरा 1759 में डच जो है अंग्रेज से हार गए थे। तो अब हम देखते हैं कौन और कब। वास्को डी गामा ने जब मालाबार तट पर लंगर डाला। वास्को डी गामा 17 मई 1498 ईस्वी में जब कालीकट के बंदरगाह पर आया, जहाँ पर जमोरिन ने उनका स्वागत किया, तो उसके बाद वही बात कर रहा है कि किंतु कालीकट के शासक जमोरिन ने पुर्तगाली व्यापारियों को संरक्षण दिया। अतः जब वास्को डी गामा अपने जहाज़ों से मसाले लेकर लौटा तो ये मसाले यूरोप में 60 गुना अधिक दाम में बिके। इस प्रकार इस तथ्य ने पूर्वी मसाला व्यापार में आर्थिक महत्व को उजागर किया। डी अल्मीड़ा के अधीन भारत में पुर्तगाली गवर्नर का पद स्थापित किया गया। जो पुर्तगाली गवर्नर थे फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा, ये पहले गवर्नर थे। इनके अधीन में पुर्तगाली गवर्नर का पद स्थापित किया गया। फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा के काल में पुर्तगालियों का संघर्ष होर्मुज के क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए मुस्लिम शक्तियों से हुआ। अंत में 1508 में पुर्तगाली होर्मुज पर कब्जा करने में सफल रहे। फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा के अधिकारी अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर से गोवा छीन लिया। तो बीजापुर के शासक जो थे यूसुफ आदिल शाही जो शासक थे, उनसे अल्बुकर्क ने बीजापुर से गोवा को जीत लिया। इस प्रकार उसने भारत में पुर्तगाल के क्षेत्रीय राज्य की आधारशिला रखी। फिर पुर्तगालियों ने भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य क्षेत्र में भी अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करना आरंभ किया। उन्होंने दक्षिण पूर्वी एशिया की तरफ भी कदम उठाया तथा इंडोनेशिया में भी अपनी किलेबंदी फैक्ट्री की स्थापना की। इस प्रकार उन्होंने पश्चिम में होर्मुज से पूर्व में मलक्का तथा दक्षिण में हिंद महासागर तक अपना वर्चस्व स्थापित किया। पुर्तगालियों ने एशिया में प्रचलित खुले समुद्र की नीति को धक्का पहुंचाया तथा सामुद्रिक गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने मसाले, घोड़े, गोला बारूद तथा कुछ अन्य सामग्रियों के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने का प्रयत्न किया। सबसे बढ़कर उन्होंने कार्टेज पद्धति की शुरुआत की। तो पूछते हैं कि कार्टेज पद्धति की शुरुआत किसने की, तो पुर्तगालियों ने किया है। इस प्रकार का पारपत्र होता था जो भारतीय व्यापारी पुर्तगालियों से प्राप्त करते थे, तभी वे अपने जहाज समुद्र में ले जाते थे, अन्यथा उनके जहाज को युद्ध का माल समझकर लूट लिया जाता था। फिर पुर्तगालियों ने भारत में धार्मिक कट्टरता भी दिखाई तथा लोगों को जबरन ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास किया। इस तरह पुर्तगालियों ने व्यापार के साथ लूटपाट की नीति जो है जारी रखी। अतः पुर्तगालियों की इस नीति के विरुद्ध प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था। अब हम बात करते हैं आगे। पुर्तगालियों का व्यापारिक एकाधिकार तब टूटा जब 17वीं सदी के आरंभ में डच एवं ब्रिटिश कंपनियों का आगमन हुआ। ब्रिटिश कंपनी अपने स्वरूप में भी पुर्तगाली कंपनी से अलग थी। पुर्तगाली कंपनी जहां राजकीय एकाधिकार में काम करती थी, वहीं डच और ब्रिटिश कंपनियां संयुक्त उद्यम कंपनियां थीं, जिसे हम आज की बहुराष्ट्रीय कंपनियों का पूर्वज मान सकते हैं। फिर इन कंपनियों को अपनी सरकारों का समर्थन भी प्राप्त था। सरकार से ही
इन्हें व्यापारिक एकाधिकार का चार्टर मिलता था तथा आवश्यकता पड़ने पर इन्हें सरकार से नौसैनिक सहायता भी प्राप्त होती थी। आरंभ में डच कंपनी की तरह ब्रिटिश कंपनी भी पूरब के मसाला व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए प्रयासरत थी। यही वजह है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली यात्रा दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए हुई थी, न कि भारत के लिए। डच तथा ब्रिटिश कंपनी ने पुर्तगाली कंपनी को अपने अधिकांश भूभाग से वंचित कर दिया। पुर्तगालियों ने होर्मुज का क्षेत्र ब्रिटिश के हाथों गंवा दिया तो मलक्का क्षेत्र डचों के हाथों, और फिर अंत में पुर्तगाली भारत में गोवा, दमन एवं दीव में सिमट कर रह गए, जहां वे स्वतंत्र भारत की सरकार द्वारा 1961 में बलपूर्वक बाहर किए गए। वस्तुतः पुर्तगाल एक छोटा सा देश था जिसके पास संसाधन भी सीमित थे। पूर्वी व्यापार का भी वास्तविक लाभ पुर्तगाल को नहीं मिल पाता था, क्योंकि पुर्तगाल मध्यस्थ और बिचौलियों से प्राप्त कर्ज के आधार पर इन व्यापार को आगे बढ़ा रहा था। इसलिए इस व्यापार का अधिकांश मुनाफा इन बिचौलियों को प्राप्त होता था, न कि पुर्तगाल को। यही वजह है कि पुर्तगाली ब्रिटिश और डच कम शक्ति का मुकाबला नहीं कर सके। हम बात करते हैं वास्को डी गामा की। सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा पुर्तगाली जो नाविक था, उत्तम आशा अंतरीप का चक्कर काटते हुए एक गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद की सहायता से भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, जहां कालीकट के हिंदू शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया। वास्को डी गामा ने कालीकट के राजा से व्यापार का अधिकार प्राप्त किया, जिसका अरबी व्यापारियों ने विरोध किया। विरोध का कारण आर्थिक हित था। अंततः वास्को डी गामा जिन मसालों को लेकर वापस स्वदेश लौटा, वह पूरी यात्रा की कीमत के 60 गुना दामों पर बिके। परिणामतः इस लाभकारी घटना ने पुर्तगाली व्यापारियों को भारत आने के लिए आकर्षित किया। वास्को डी गामा जो है 1502 ईस्वी में दूसरी बार भारत आया। इसके बाद पुर्तगालियों का भारत में निरंतर आगमन प्रारंभ हो गया। फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा जो कि पहला गवर्नर बनता है 1505 से 1509 ईस्वी तक, तो यह पुर्तगाली गवर्नर था या वायसराय था। इसने व्यापारिक हितों के ध्यान में रखते हुए हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के उद्देश्य से ब्लू वाटर पॉलिसी का प्रतिपादन किया। प्रारंभ में ब्रिटिश कंपनियों को भारत में पांव जमाने में कठिनाई हुई, क्योंकि उन्हें पुर्तगालियों के विरुद्ध मुगल शासक का विश्वास जीतना पड़ा, किंतु बाद में भारतीय उपमहाद्वीप के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ब्रिटिश फैक्ट्रियां स्थापित हो गई। ब्रिटिश और डच कंपनियों का सबसे बड़ा योगदान है भारत में मसाले की जगह सूती वस्त्र तथा रेशमी वस्त्र के निर्यात को प्रोत्साहन देना। इन्होंने भारत से बाहर भारतीय सूती वस्त्रों तथा रेशमी वस्त्रों के लिए एक बड़ा बाजार निर्मित किया। इन्हीं दोनों कंपनियों के द्वारा भारत में 17वीं शताब्दी में एक व्यापारिक क्रांति लाई गई। डच एशिया के अंतर क्षेत्रीय व्यापार में भारतीय वस्त्रों का निर्यात करते थे। उदाहरण के लिए भारत के कोरोमंडल तट से बेहतर किस्म के सूती वस्त्र का निर्यात करते थे तथा उसके बदले दक्षिण पूर्व एशिया से मसालों की उगाही करते थे। फिर वे बंगाल से कच्चे रेशम एवं अफीम की प्राप्त करने लगे। इस प्रकार ब्रिटिश कंपनियों के द्वारा 17वीं शताब्दी में बड़ी मात्रा में केलिको, जिसको वस्त्र बोलते हैं, उनका निर्यात किया गया। यूरोपीय कंपनियों में सबसे अंत में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना लुई 14वें के प्रधानमंत्री कोलबर्ट द्वारा। तो बोला जाता है कि फ्रांसीसी कंपनियों का स्थापना किसने किया, तो लुई 14 के प्रधानमंत्री कोलबर्ट ने 1664 ईस्वी में किया था। भारत में 1667 में इनका आगमन हुआ तथा इसने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। तो फ्रांस की पहली कंपनी सूरत में, पुर्तगाल की कोचीन में, ये हमें याद करना है। इसके पश्चात इन्होंने मसूलीपट्टनम, पांडिचेरी, चंद्रगिरी, माहे आदि कई क्षेत्रों में फ्रांसीसी फैक्ट्रियां स्थापित हुई। इस प्रकार यद्यपि फ्रांसीसी देर से आए, किंतु उन्होंने भारत में तेजी से अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार किया। इसके साथ ही भारत में ब्रिटिश शक्ति के प्रतिद्वंदी के रूप में फ्रांसीसी शक्ति का उद्भव हुआ। इसने दोनों कंपनियों के मध्य कर्नाटक युद्ध की पृष्ठभूमि निर्मित कर दी। जैसा कि हम जानते हैं कि यूरोपीय कंपनियों ने भारत में जो वस्तुएं खरीदी, उसके बदले उनके पास देने के लिए वस्तुएं नहीं थी, अतः आरंभ में उन्हें व्यापार की एक रकम यूरोप से कीमती धातु लाकर पूरी करनी थी। यद्यपि वे अंतर क्षेत्रीय व्यापार से भी कुछ मुनाफा प्राप्त करती थी, किंतु निवेश के लिए वह रकम अपर्याप्त थी। इस तथ्य ने भारत में यूरोपीय कंपनियों के राजनीतिक महत्वाकांक्षा को जागृत किया। अब हम बात करते हैं कि जो कंपनियां स्थापना हुई यूरोप में, उनके बारे में। पहली एस्तादो दी इंडिया जो पुर्तगाली कंपनी थी, ये 1505 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। बेरिंग दे ओस्ट इंडिस
कंपनी डच ईस्ट इंडिया, ये 1602 में इसकी स्थापना हुई। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई। कंपनी डेस इंडिस ओरिएंटलेस फ्रांसीसी कंपनी थी, 1664 में लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट ने इसकी स्थापना की थी। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम यथा पुर्तगाली पहले आए थे, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन, फिर फ्रांसीसी आए, लेकिन इसके द्वारा स्थापित कंपनियों का वर्ष जो है भिन्न भिन्न हम देख भी रहे हैं। कई परीक्षाओं में स्टार्ट द इंडिया को एक कंपनी मानकर प्रश्न पूछे गए हैं, जबकि स्टार्ट द इंडिया वास्तव में पुर्तगाल के भारतीय साम्राज्य को कहा जाता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है? हम देखते हैं कि यूरोप में जो डच कंपनी थी और इंग्लैंड की कंपनी थी, ये जॉइंट स्टॉक कंपनियां थी। यूरोप में पहले पहले सरकार एवं निजी कंपनियों के प्रयासों से कंपनियां स्थापित की गई तथा इन कंपनियों के संचालन में भी सरकार की विशेष भूमिका रहती थी। पुर्तगाली कंपनी इसी श्रेणी में आती थी। फ्रेंच कंपनी सरकार द्वारा संगठित एवं संचालित कंपनी थी। वहीं जो डच कंपनी थी, वहीं डच कंपनी तथा विशेष रूप से ब्रिटिश कंपनियां नई पीढ़ी की कंपनियों के उदाहरण थे। इन्हें जॉइंट स्टॉक कंपनी के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की कंपनियां व्यापारियों के एक समूह के द्वारा संगठित की जाती थी, फिर अतिरिक्त पूंजी संसाधनों के लिए एक बाजार में शेयर जारी करती थी। यद्यपि शेयरधारक कंपनी के प्रबंधन में स्पष्ट रूप में हिस्सा नहीं लेते थे, परंतु उनके मुनाफे का एक अंश जो है इनको प्राप्त होता है, इसलिए ऐसी कंपनियां जॉइंट स्टॉक कंपनियां कही गई। ऐसी कंपनियों के प्रबंधन शेयरधारकों द्वारा चयनित होते थे, अतः इन कंपनियों का प्रबंधन अधिक चुस्त, सफल एवं पेशेवर होता था। अपने अपार संसाधनों एवं चुस्त प्रबंधन के कारण ऐसी कंपनियां अधिक सफल सिद्ध हुई। ऐसी कंपनियों को भारत के द्वारा चार्टर क्यों प्रदान किया गया? किस कारण इन कंपनियों को चार्टर कंपनी का नाम दिया गया? ऐसी कंपनियों को सरकार के द्वारा चार्टर क्यों प्रदान किया गया? किस कारण इन कंपनियों को चार्टर कंपनी कहा गया? तो उस काल में यूरोपीय सरकारें विदेश व्यापार से अधिक मुनाफा प्राप्त करना चाहती थी। इससे सरकारों को सीधी लाभ यह थी कि सरकारें कर के माध्यम से एक बड़ी राशि सरकारी खजाने में सुनिश्चित कर सकती थी। परंतु सरकार को यह डर था कि अगर किसी क्षेत्र विशेष में संबंधित राष्ट्र की कई कंपनियां एक साथ व्यापार करने लगेंगी तो फिर वे आपस में ही प्रतिस्पर्धा करने लगेंगी। इस कारण व्यापारिक वस्तुओं के मूल्य में इतनी अधिक वृद्धि हो जाएगी कि किसी को मुनाफा नहीं मिलेगा। इसके चलते सरकार की कर राशि भी दुष्प्रभावित होगी। इसलिए सरकार कंपनी विशेष को किसी खास क्षेत्र में व्यापार करने के एकाधिकार का चार्टर देने लगी, इसलिए वे कंपनियां चार्टर कंपनी कही गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसी प्रकार की एक चार्टर कंपनी थी। क्या चार्टर संबंधी कंपनी के हितों को सुरक्षित कर सके? तो ये जो चार्टर बने ये क्या कंपनी के हितों को सुरक्षित कर सके, इसके बारे में कहा जा रहा है। ज़्यादा करके ये जो हम बुक पढ़ रहे हैं दृष्टि आईएएस का है, ये आईएएस के आंसर राइटिंग के लिए भी अच्छा है, लेकिन छोटे एग्जाम के लिए मैं एक दूसरी बुक से पढ़ूंगा, जैसे आरओ के लिए, पीसीएस के लिए, एआरओ के लिए और पेट के लिए, एसएससी के लिए, जीएस के तौर पे मैं पढ़ूंगा। ये आंसर राइटिंग के लिए भी अच्छा है, इसलिए मैं इसे पढ़ रहा हूँ। ये दृष्टि आईएएस का बुक है। तो बोल रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, क्या चार्टर संबंधी जो ये कंपनियां थी ये हितों को सुरक्षित कर सकी? तो चार्टर बहुत हद तक इस बात की गारंटी होते थे कि एक देश की कंपनी कोई दूसरी कंपनी उक्त क्षेत्र में व्यापार के लिए नहीं जाएगी, परंतु यह नियम दूसरे देश की कंपनी पर लागू नहीं था। दूसरे शब्दों में ब्रिटिश सरकार के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन की दूसरी कंपनियों से तो सुरक्षा प्रदान थी, लेकिन डच और फ्रेंच कंपनी की प्रतिस्पर्धा से नहीं। इस प्रकार एशियाई क्षेत्र में व्यापार के पर नियंत्रण के लिए यूरोप के विभिन्न देशों की कंपनियों के मध्य जो है प्रतिस्पर्धा जो है जारी रही। यूरोपीय कंपनियों की भारतीय राज्यों के साथ टकराहट का क्या कारण था? सभी कंपनियां एक ही प्रकार की वस्तुएं खरीदती थी, जिस कारण वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता था एवं इन कंपनियों का मुनाफा कम हो जाता था। अतः ये कंपनियां अपने प्रतिद्वंदी को प्रतिस्पर्धा से बाहर करने का प्रयास करती थी। इसी क्रम में उनके बीच संघर्ष शुरू हो जाता था। संघर्ष में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए ये कंपनियां किलों का निर्माण करती थी तथा सैनिक तैयारी भी आरंभ कर देती थी। इस कारण संबंधित क्षेत्र के शासक से भी उनकी टकराहट शुरू हो जाती थी, क्योंकि वे एक विदेशी कंपनी के इन कदमों से संबंधित शासक अपनी सत्ता के लिए चुनौती मानता था।
आइए आगे देखते हैं ब्रिटिश कंपनियां की प्रगति। 18वीं सदी की भारतीय राजनीति का लाभ उठाते हुए ब्रिटिश कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से राजनीतिक शक्ति के रूप में परिवर्तित होने लगी। कंपनी की यात्रा कर्नाटक से शुरू होकर बंगाल तक पहुंच गई और एक सुनियोजित नीति की तरह भारत में कंपनी का साम्राज्य स्थापित हुआ। कर्नाटक युद्ध। ये कर्नाटक युद्ध दो कंपनियों के बीच की युद्ध थी। कभी फ्रांस चाहता था हम राज करेंगे और इंग्लैंड चाहता था मेरी प्रभुसत्ता हो। इसके लिए इन दोनों के बीच में ये लड़ाइयाँ हुई। उन्होंने भारतीय मैदान को युद्ध के रूप में चुना। तो हम देखते हैं कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध ब्रिटिश फ्रेंच प्रतिस्पर्धा से जुड़े हुए थे तथा इनका उद्देश्य भारतीय व्यापार पर सर्वोच्चता स्थापित करना था। ज्ञातव्य है कि 17वीं सदी में भारत में अनेक यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो चुका था। भारतीय व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने तथा भारतीय शासकों से अधिकाधिक रियासत प्राप्त करने के लिए इनमें आपसी प्रतिस्पर्धा होती थी, परंतु ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियों को छोड़ अन्य कोई भी विदेशी कंपनी इस प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाई। अब इन दोनों प्रतिद्वंदियों में सर्वोच्चता के लिए संघर्ष होना स्वाभाविक था। इसी संघर्ष का परिणाम था कर्नाटक युद्ध, जिसमें फ्रांसीसी बुरी तरह असफल हुए तथा भारतीय व्यापार पर एवं राजनीति पर ब्रिटिश प्रभुता जो है वो स्थापित हो सकी। कर्नाटक युद्ध के कारण ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियों के द्वारा दक्षिण भारत के व्यापार पर नियंत्रण का प्रयास किया जा रहा था। दोनों कंपनियों के द्वारा भारतीय राज्यों के आपसी झगड़ों से लाभ उठाने को प्रयास जारी थे। यूरोप में अपने प्रभाव क्षेत्र के प्रसार में ब्रिटेन तथा फ्रांस एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी थे, जिसका प्रभाव भारत में भी देखा गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध। पूछते हैं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध ईयर मिलाने के लिए आ जाता है तो 1744 से 1748। प्लासी के युद्ध से पहले ही कर्नाटक के युद्ध शुरू हुए थे, तो उसे हमें देखना है कि प्रथम युद्ध जो है 1744 से 1748 ईस्वी तक। यह युद्ध यूरोप में प्रारंभ हुए ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी संघर्ष का ही विस्तार था। यूरोप में चल रहे युद्ध से प्रभावित होकर ब्रिटिश कमांडर वारनेट ने शत्रुतापूर्ण कार्रवाई करते हुए कुछ फ्रांसीसी युद्धपोतों को जब्त कर लिया था। इस आक्रामक कार्रवाई के प्रत्युत्तर में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर के युद्धक बेड़े की सहायता से मद्रास को जीत लिया। परंतु 1748 ईस्वी में यूरोप में शांति स्थापित होने के साथ ही भारत में शांति स्थापित हो गई और फ्रांसीसी कंपनी के द्वारा ब्रिटिश को मद्रास वापस कर दिया गया। तो ये पहला। द्वितीय कर्नाटक युद्ध क्या था? 1749 से 1754 ईस्वी तक हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध भी आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा का ही विस्तार था, परंतु इस बार अंतर यह था कि इसमें काफ़ी हद तक फ्रांसीसी कंपनी की राजनीतिक महत्ता भी शामिल थी। इस बार डुप्ले ने भारत में फ्रांसीसी कंपनी के राजनीतिक प्रभाव के प्रसार के लिए भारतीय शासकों की आपसी फूट का सहारा लेने का प्रयास किया। तो सबसे पहले पूछते हैं कि सबसे पहले आपसी फूट करने का काम किसने किया था भारत में? तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने अपना गेम प्ले कर दिया था। तो डुप्ले ने भारत में फ्रांसीसी कंपनी के राजनीतिक प्रभाव के प्रसार के लिए भारतीय शासकों की आपसी फूट का सहारा लेने का प्रयास किया। वस्तुतः द्वितीय कर्नाटक युद्ध हैदराबाद तथा कर्नाटक के उत्तराधिकार युद्ध से जुड़ा हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले द्वारा हस्तक्षेप के साथ ही यह युद्ध आरंभ हो गया। अंत में हैदराबाद फ्रांसीसी जबकि कर्नाटक ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। अब हम देखते हैं कि तृतीय युद्ध। जो कर्नाटक का तृतीय युद्ध है, ये युद्ध प्लासी के युद्ध के बाद हुआ है। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। तो हम देख सकते हैं कि जो तृतीय युद्ध है ये प्लासी के युद्ध के बाद हुआ है। तो कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध है 1758 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ है। यह फ्रांस और ब्रिटेन के बीच होने वाले सप्तवर्षीय युद्ध का विस्तार था। अंततः 1760 ईस्वी में वांडीवास में निर्णायक लड़ाई हुई, जिसमें फ्रांसीसियों को भयंकर पराजय का सामना करना पड़ा। यद्यपि फ्रांसीसी अधिकारी काउंट डी लाली ने मैसूर से सहायता की अपील की, परंतु यह भी व्यर्थ ही रहा और अंततः उन्हें 1761 में आत्मसमर्पण करना पड़ा। इस प्रकार दक्षिण में अंग्रेजों की सर्वोच्चता निर्विवाद रूप से स्थापित हो गई और भारत में फ्रांसीसी कंपनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा खंडित हो गई।
डुप्ले के बारे में हम पढ़ते हैं, जो फ्रांसीसी गवर्नर थे, इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इसने जो है काम शुरू किया था लड़ाई करने का। 1741 में डुप्ले पांडिचेरी का गवर्नर बना। डुप्ले के बारे में हम पढ़ते हैं कि देखते हैं डुप्ले जो है सबसे पहले गवर्नर बनता है। 1741 में डुप्ले पांडिचेरी का गवर्नर बना। डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने भारतीय शासकों की आर्थिक राजनीति में हस्तक्षेप किया। वास्तव में डुप्ले द्वारा भारत में सहायक संधि की प्रथा की शुरुआत की गई है। इसके द्वारा हैदराबाद के सूबेदार के खर्च पर फ्रांसीसी सेना रखी गई थी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी सेना की शुरुआती हार और डुप्ले के अन्य राजनीतिक निर्णयों की वजह से फ्रांसीसी कंपनी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। परिणाम स्वरूप डुप्ले को वापस बुला लिया गया। गौरतलब है कि जरूरत से ज़्यादा आशावादी होने के कारण डुप्ले संकटपूर्ण स्थितियों का लाभ उठा नहीं पाया। एक्सला-शापेल की संधि। यह संधि 1748 ईस्वी में यूरोप और अंग्रेज और फ्रांस के मध्य संपन्न हुई। तो एक्सला-शापेल की संधि हम लोग पढ़ेंगे। जो प्रथम युद्ध हुआ था 1746 से 48 के बीच, उसी समय ये संधि हुई थी। तो यह संधि 1748 ईस्वी में यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य संपन्न हुई, जिसमें यूरोप में दोनों पक्षों के मध्य चल रहा युद्ध समाप्त हो गया। इस संधि के परिणाम स्वरूप भारत में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य चल रहा प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो गया। इस संधि की शर्तों के तहत अंग्रेजों को भारत में मद्रास एवं फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग पुनः प्राप्त हो गया। तो एक्सला-शापेल की संधि पूछता है, उसके बारे में ये था। अब हम बात करते हैं फ्रांसीसियों के समानांतर ब्रिटिशों की सफलता के कारण। फ्रांसीसी कंपनियां सरकारी नियंत्रण में काम करती थी, अतः ब्रिटिश कंपनियां जो एक निजी कंपनी थी की तरह उसे निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। व्यापारिक दृष्टि से भी ब्रिटिश कंपनी फ्रांसीसी कंपनी की तुलना में अधिक सफल थी। ब्रिटिश कंपनी को रॉबर्ट क्लाइव, वाटसन तथा एयरकोड जैसे कुशल अधिकारियों की सेवा प्राप्त थी। प्लासी की सफलता के बाद ब्रिटिश को बंगाल के संसाधनों का भी लाभ मिला। फ्रांसीसी की तुलना में अंग्रेजों के शक्तिशाली नौसैनिक बेड़ों ने भी भारत में प्रभुत्व को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फ्रांसीसियों का यूरोप की राजनीति में उलझा रहना भी उनकी असफलता का एक प्रमुख कारण था। बंगाल जो है भारत का सबसे समृद्ध प्रांत था। बंगाल से निर्यात की जाने वाली लगभग 40% सामग्रियां भारत से निर्यात की जाने वाली लगभग 40% सामग्रियां बंगाल से ही प्राप्त की जाती थी। किसी आलोचक ने यहाँ तक कहा कि डुप्ले ने भारत की चाबी मद्रास में खोजने का प्रयास किया, परंतु उसे सफलता नहीं मिली, जबकि क्लाइव ने यह चाबी बंगाल में खोजी और सफल रहा। बंगाल के नवाब एवं ब्रिटिश कंपनी के बीच मतभेद के कारण प्लासी का युद्ध। दोनों के बीच मतभेद का पहला एवं सबसे बड़ा कारण था दस्तक, चुंगी मुक्त व्यापार का फरमान का दुरुपयोग। इसका दुरुपयोग निम्नलिखित दो तरीके से किया जाता था। यह दस्तक ब्रिटिश कंपनी को प्राप्त था, परंतु ब्रिटिश कर्मचारी अपने निजी व्यापार के लिए भी इसका प्रयोग करते थे। कंपनी के द्वारा यह दस्तक व्यापारिक वस्तुओं भारतीय व्यापारियों के हाथों बेचा जाता था। यद्यपि दो नवाब मुर्शिद कुली खां और अलीवर्दी खां के द्वारा अंग्रेजों के इस कदम का विरोध करने के बावजूद भी नरम दृष्टिकोण अपनाया गया, परंतु बाद के नवाब सिराजुद्दौला ने इस विषय पर आरंभ से ही आक्रामक रुख अपनाया। कंपनी के द्वारा नवाब सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों की सहायता की गई। इस कारण भी सिराजुद्दौला असंतुष्ट था। नवाब के आदेश के बावजूद भी कंपनी के द्वारा फोर्ट विलियम की किलेबंदी हटाने से इनकार कर दिया गया। इस पर क्रुद्ध होकर नवाब ने जून 1756 में फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर दिया। मार्च 1757 में ब्रिटिश कंपनी के द्वारा फ्रांसीसी क्षेत्र चंद्रनगर पर आक्रमण पर कब्जा कर लिया। प्लासी का युद्ध अथवा एक विश्वासघात। हम बात करते हैं प्लासी के युद्ध की, तो यह वास्तव में यह युद्ध नहीं था, बल्कि इसका आधार जो है वो विश्वासघात पर टिका था। इसका परिणाम पहले से तय था। नवाब के जो मीर बख्शी मीर जाफर था तथा दूसरा सेनाधिकारी राय दुर्लभ, दोनों पहले ही ब्रिटिशों के साथ मिल चुके थे। इस तरह से यह युद्ध महज एक नाटक था। इस युद्ध में सिराजुद्दौला की मृत्यु हुई। यद्यपि यह युद्ध जो है मैदान में नहीं लड़ा गया था। यद्यपि
वह युद्ध के मैदान में नहीं मरा था, परंतु जाफर के पुत्र मीरन ने मुर्शिदाबाद में उसकी हत्या कर दी और नवाब के रूप में मीर जाफर स्थापित हो गया। ब्रिटिश आखिर ब्रिटिश कंपनी को बंगाल के राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप क्यों करना पड़ा? ज्ञातव्य है कि कंपनी का लक्ष्य था अधिक से अधिक मुनाफा कमाना और इसके लिए आवश्यक था कि वह यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को दूर रखे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अधिकतम मात्रा में व्यापारिक वस्तुएं प्राप्त करना चाहती थी। इस मामले में बंगाल काफ़ी धनी था। कंपनी का विचार था कि वह भारत से ही नकद राशि प्राप्त कर ले, जिससे उसे ब्रिटेन से कीमती धातु नहीं मंगानी पड़े। इन कारणों से कंपनी के लिए बंगाल के मामलों में हस्तक्षेप करना आवश्यक हो गया था। कंपनी के लिए प्लासी का युद्ध महत्व। इस युद्ध के पश्चात नए नवाब मीर जाफर से ब्रिटिश कंपनी को 1,77,00,000 रुपये प्राप्त हुए। व्यक्तिगत तौर पर क्लाइव को 20 लाख रुपये प्राप्त हुए। साथ ही 24 परगना की जागीर भी प्राप्त हुई। कंपनी अपने यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को दूर रख सकी। नवाब मीर जाफर और कंपनी के बीच विवाद का कारण तथा मीर कासिम का नवाब के रूप में स्थापित होना। नवाब मीर जाफर से ब्रिटिश कंपनियों को जितने धन की अपेक्षा थी, नवाब पूरा नहीं कर पाया। नवाब की सुरक्षा पर स्वयं कंपनी के द्वारा धन खर्च किया गया था। 1760 ईस्वी में नए गवर्नर बेंसिटार्ड के द्वारा मीर कासिम को नए नवाब के रूप में स्थापित किया गया। बदले में मीर कासिम से कंपनी को 50 लाख रुपये तथा मिदनापुर, चटगांव एवं वर्धमान के जिले भेंट में प्राप्त हुए। तो 1760 में मीर कासिम जो है बंगाल का नवाब बन जाता है। नए नवाब मीर कासिम एवं ब्रिटिश कंपनी के बीच मतभेद के कारण जब मीर कासिम नवाब बनता है तो इसके द्वारा भी मतभेद होता है ब्रिटिश कंपनी। मीर कासिम के द्वारा राजनीतिक रूप से कंपनी से स्वतंत्र होने का प्रयास किया जाना। मीर कासिम ने जो बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद थी उसको मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। एक यूरोपीय विशेषज्ञ की सहायता से सेना का पुनर्गठन तथा मुंगेर में गन फैक्ट्री की स्थापना करना मीर कासिम ने शुरू किया। नए नवाब के द्वारा दस्तक के दुरुपयोग का विरोध किया गया। परिणाम स्वरूप 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध जो है हुआ। तो जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में हुआ। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। बक्सर का युद्ध आरंभ हुआ। इस युद्ध में बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम के साथ अवध के राजा नवाब सिराजुद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी पराजित हुआ। इस युद्ध ने भारतीय शक्तियों पर कंपनी के वर्चस्व को स्थापित किया। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी। कंपनी की ओर से रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा अवध के नवाब तथा मुगल बादशाह से पृथक पृथक संधि की गई। अवध के नवाब से 50 लाख रुपये हर्जाना तथा इलाहाबाद एवं कड़ा का भूभाग प्राप्त हुआ। दूसरी तरफ कंपनी के द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र दिया गया तथा इसके अतिरिक्त 53 लाख रुपये निजामत खर्च एवं 26 लाख रुपये व्यक्तिगत खर्च के रूप में दिए गए। बदले में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई, जिससे बंगाल का नवाब अब केवल प्रशासक मात्र रह गया, जबकि कंपनी बंगाल का दीवान हो गई और राजस्व वसूलने लगी। ब्रिटिश कंपनी के लिए बक्सर के युद्ध का महत्व। प्लासी के युद्ध की पुष्टि बक्सर के युद्ध ने कर दी। प्लासी का युद्ध विश्वासघात से जीता गया था, परंतु बक्सर के युद्ध ने उसकी सैन्य शक्ति को जो है श्रेष्ठता को सिद्ध कर दिया। अब बंगाल के साथ साथ अवध भी ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया था तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ब्रिटिशों का कृपा पात्र बन गया। सबसे बढ़कर ब्रिटिश कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त हो गई। अतः अब कंपनी ने व्यापार में निवेश की समस्या को हल कर लिया, क्योंकि अब बंगाल की दीवानी से प्राप्त रकम का एक भाग वे व्यापार में निवेशित करने लगे थे। यूरोपीय कंपनियां से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। उत्तर महासागरीय की खोज बार्थोलोम्यू डियाज ने 1488 ईस्वी में की थी। कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज दूत था जिसने बादशाह अकबर से भेंट की। जॉन सुरमन मुगल बादशाह फर्रुखसियर से विशेष व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने वाले शिष्टमंडल का मुखिया था। भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई थी। भारत में पुर्तगालियों द्वारा अपनी पहली कोठी कोचीन में स्थापित की गई। तो जो पुर्तगाली थे वो अपनी पहली कोठी कोचीन में बनाए थे, फ्रांसीसी अपनी सूरत में बनाए। 1509 ईस्वी में अल्फांसो दी अल्बुकर्क को वायसराय बनाया गया और भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। 1510 ईस्वी में
इसने गोवा पर अधिकार कर लिया था। 1612 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा सूरत में पुर्तगालियों को पराजित कर अपना पहला कारखाना स्थापित किया गया था। अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना 1612 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अब हम देखते हैं जो कार्टर व्यवस्था थी वो क्या थी। एक्चुअल में जो कार्टर व्यवस्था थी वो उसको पुर्तगालियों ने शुरू किया था। तो यह भारतीय एवं अरबी जहाज़ों से पैसा वसूल किए जाने का एक तरीका था। इस व्यवस्था के तहत भारतीय एवं अरबी जहाज़ों के कप्तानों को गोवा के वायसराय से लाइसेंस या परमिट लेना पड़ता था, जिससे पुर्तगाली भारतीय जहाज़ों पर हमला नहीं करते थे, अन्यथा वे उसे लूट लेते थे। जो पुर्तगालियों ने कार्टेज अल आर्मेडा काफिला पद्धति थी वो क्या थी। पुर्तगालियों ने यह पद्धति के माध्यम से भारतीय तथा अरबी जहाज़ों का परमिट के बिना अरब सागर में प्रवेश वर्जित कर दिया। ध्यान देने योग्य यह भी है कि अरबी और भारतीय जहाज़ें जिन्हें कार्टेज प्राप्त होता था को काली मिर्च और गोला बारूद ले जाने की अनुमति नहीं थी। पुर्तगालियों द्वारा इस पद्धति के तहत छोटे स्थानीय व्यापारियों के जहाज़ों को समुद्री यात्रा के समय संरक्षण प्रदान किया गया, जिसके लिए जहाज़ों को चुंगी देनी होती थी। उल्लेखनीय है कि पुर्तगाली अधिकार वाले क्षेत्र में व्यापार करने के लिए मुगल बादशाह अकबर को भी पुर्तगालियों से कार्टेज या परमिट लेना पड़ता था। अब बात करते हैं कैप्टन हॉकिंस। तो 1608 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के पश्चिमी तट पर सूरत में एक फैक्ट्री खोलने के उद्देश्य से कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में शाही आज्ञा लेने के लिए भेजा गया। जहांगीर ने शाही फरमान दे दिया, जिससे सूरत में फैक्ट्री खोलने की इजाज़त जो है मिल गई। हॉकिंस फारसी भाषा का बहुत अच्छा जानकार था। वह हेक्टर नामक प्रथम ब्रिटिश व्यापारिक जहाज़ का कप्तान भी था। उल्लेखनीय है कि 1611 में अंग्रेज कैप्टन मिडलटन तथा 1615 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का एक दूत सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में व्यापारिक संधि के उद्देश्य से आया था। अब हम बात करते हैं कि IS के लेवल का है, थोड़ा सोचना पड़ता है इसमें कि क्लाइव जो था, जो 1757 की जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें जो क्लाइव था वो साम्राज्य का प्रायोजक नहीं था, बल्कि एक ऐसा प्रयोग करता था जिसने साम्राज्य के कुछ अंशों को उद्घाटित किया। ये सोचना है कि रॉबर्ट क्लाइव साम्राज्य का प्रयोजक नहीं था, उसके काल में ऐसा संभव ही नहीं था, क्योंकि अभी अभी जो है ब्रिटिश कंपनी व्यापारिक कंपनी से राजनीतिक शक्ति के रूप में परिवर्तित हुई थी। अभी भारत में कई शक्तियाँ उन्हें चुनौती देने में सक्षम थी, परंतु यह भी सत्य है कि क्लाइव ने कुछ ऐसे सफल प्रयोग किए जिनके माध्यम से कंपनी के अंतर्गत भविष्य में साम्राज्य निर्माण संभव हुआ, जिससे इस दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए गए। भारतीय कम राज्यों के पारस्परिक संघर्ष में लाभ उठाना। क्लाइव ने पहली बार यह उद्घाटित किया कि भारतीय राज्यों के आपसी झगड़ों से लाभ उठाकर कंपनी अपने प्रभुत्व को बढ़ा सकती है। ऐसा प्रयोग उसने कर्नाटक में किया। इसके बाद बंगाल नवाब एवं उनके अधिकारियों के मतभेद से लाभ उठाया। भारतीय सिपाहियों को पश्चिमी मॉडल पर प्रशिक्षण देना। क्लाइव ने ऐसा महसूस किया कि अगर भारतीय सिपाहियों को पश्चिमी मॉडल पर प्रशिक्षित कर दिया जाए फिर वे यूरोपीय शक्ति सैनिक से कम सक्षम नहीं होंगे, चूँकि भारत में नमक हलाली की धारणा प्रचलित है, इसलिए भारतीय सिपाही कंपनी के वफादार बने रहेंगे। आगे यह युक्ति कंपनी के बहुत काम आई। बंगाल की दीवानी के माध्यम से कंपनी की व्यापार में निवेश की समस्या को हल करना, यह सबसे सफल प्रयोग सिद्ध हुआ। अब कंपनी भारतीय संसाधनों से ही अपनी व्यापारिक और सैनिक खर्च को पूरा कर सकी तथा आगे भारत की सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित हो गई। इस प्रकार रॉबर्ट क्लाइव के प्रयोगों ने कंपनी की सफलता का मार्ग प्रशस्त कर दिया तथा आगामी 50 वर्षों में कंपनी ने भारत में मुगल साम्राज्य को विस्थापित कर दिया और स्वयं भारतीय साम्राज्य की स्वामी बन गए। तो ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है, जिसमें यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन अच्छे से हम देखते हैं, इसका अच्छे से विश्लेषण कर लिए हैं। लेकिन GS के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन थोड़ा ये बड़ा हो जा रहा है, तो मैं देखता हूँ इसको मैं समराइज करके इसको छोटे में मैं दूसरे वीडियो में और भी डाल दूँगा। उसके बाद हम अब देखते हैं भारत के जो उत्तरोत्तर मुगल हैं उनके बारे में देखते हैं, और आगे धीरे धीरे हम मॉडर्न हिस्ट्री को ऐसे कंप्लीट करेंगे।